नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। मगध राज की दूसरी किस्त में आपका स्वागत है। पहली किस्त में हमने देखा कि कैसे महात्मा गांधी का फैसला भी 1937 में बिहार की जातीय गोलबंदी के आगे झुक गया। सत्ता की कुर्सी पर बैठे श्री कृष्ण सिंह। अब बात आजादी के बाद की। वर्ष 1952 संविधान लागू हो चुका था और बिहार समेत पूरे देश में विधिवत चुनावी प्रक्रिया का आगाज हुआ। बिहार में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में फिर वही दो चेहरे आमने सामने थे। श्री कृष्ण सिंह जो भूमिहार थे और अनुग्रह नारायण सिंह क्षत्रिय। इस बार भी अंदर खाने खींचतान चरम पर थी। बताते हैं कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद श्री कृष्ण सिंह थे। नेहरू ने हस्तक्षेप किया और एक ऐसा फार्मूला निकाला जिसने उस समय की जाति कटुता को सतह पर आने से रोक दिया। क्या था वो फार्मूला? दरअसल नेहरू के दखल के बाद विधायक दल की बैठक में अनुग्रह नारायण सिंह ने ही आगे बढ़कर अपने धुर प्रतिद्वंदी श्री कृष्ण सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया। श्री कृष्ण सिंह बने मुख्यमंत्री और अनुग्रह नारायण सिंह बने उप मुख्यमंत्री। यह एक ऐसा संतुलन था जिसने जाति प्रतिद्वंदिता के बीच भी दोस्ती और राजनीतिक संतुलन को कायम रखा। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 1957 के दूसरे विधानसभा चुनाव से पहले समर्थकों ने दोनों नेताओं के बीच ऐसी खाई पैदा की जो भरना बड़ा मुश्किल हो गया। इस बार अनुग्रह नारायण सिंह ने खुलकर मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। उन्हें लगा कि अब दिल्ली से कोई बड़ा दबाव नहीं आएगा, लेकिन श्री कृष्ण सिंह सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने गुटबाजी को भांपते हुए एक बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने मोरारजी देसाई को ऑब्जर्वर बनाकर बुलवा लिया और मोरारजी के जरिए अनुग्रह नारायण गुट के कई संभावित उम्मीदवारों के नाम लिस्ट से कटवा दिए। नतीजा, श्री कृष्ण सिंह फिर भारी पड़े और मुख्यमंत्री बने। कुर्सी की जंग तो खत्म हुई, लेकिन अदावत का भावनात्मक अंत देखना बाकी था। हार के बाद जब अनुग्रह नारायण सिंह श्री कृष्ण सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे तो श्री कृष्ण सिंह भागते हुए सीढ़ियों से उतरे और अपने दोस्त को गले लगा लिया। दोनों भावुक होकर फूट फूट कर रोए। अनुग्रह बाबू ने कहा कि उकसावे में आपके खिलाफ खड़े होने की गलती कर दी। श्री बाबू का जवाब था, देखिए अनुग्रह, अब इस अदावत को यहीं खत्म कर दीजिए। आपका जैसा मन हो वैसी सरकार बनाएं। दोस्ती और प्रतिद्वंदिता के बीच का यह संघर्ष यहीं खत्म होता है। लेकिन जातीय सियासत की अगली लड़ाई दरवाजे पर थी। भूमिहार बनाम क्षत्रिय की जंग के साथ अब कायस्थ बनाम भूमिहार की सियासी लड़ाई भी चरम पर पहुंचने लगी। 1957 में अनुग्रह नारायण सिंह का निधन हो चुका था। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने अपने करीबी महेश प्रसाद सिन्हा जो भूमिहार थे उन्हें खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। लेकिन एक और करीबी के बी सहाय कायस्थ को दरकिनार कर दिया गया और यहीं से एंट्री होती है जेपी यानी जयप्रकाश नारायण। जेपी ने सीधे श्री कृष्ण सिंह को एक विस्फोटक पत्र लिख डाला। यह पत्र बिहार की जातिवादी राजनीति पर उस समय सबसे तीखा प्रहार था। जेपी ने लिखा, आपकी सरकार को भूमिहार राज और अनुग्रह बाबू को राजपूतों के नेता के तौर पर देखा जाता रहा है। विषैली अमरलता की तरह जातिवाद ने पूरे बिहार को जकड़ लिया है। केवल आप ही इसे उखाड़कर फेंक सकते हैं। और जेपी ने शर्त रख दी, मेरा पक्का मानना है कि यदि आप जातिवाद की जड़ काटना चाहते हैं तो आपको निर्णय लेना होगा कि आपके बाद आपकी जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने इसका पलटवार किया बिना देर लगाए। उन्होंने लिखा, आपने बाजारू कानाफूसी को तरजीह दी। आजकल यह प्रचलन बन चुका है कि जो व्यक्ति जातिवाद से जितना अधिक ग्रस्त होता है
उतना ही अधिक वह दूसरों की निंदा करता है। भूमिहार राज का नाम भी इन्हीं लोगों के द्वारा दिया गया है, जो पूरी तरह से जातिवाद में डूबे हुए हैं। और उन्होंने जेपी पर आरोप लगा दिया, कदम कुआं ब्रेन ट्रस्ट, ये एक शब्द उस समय चलता था, यानी आप कायस्थ गुट से प्रभावित हैं। आज़ादी के बाद सवर्ण जातियों के बीच चली यह जंग साफ बताती है कि बिहार में जातीय राजनीति का उद्गम लालू या नीतीश के दौर में नहीं हुआ। यह विमर्श वहां हमेशा से मौजूद था, जिसने बाद में अगड़े बनाम पिछड़े और पिछड़े बनाम अति पिछड़े जैसे अनेक नए मोड़ लिए। मगध राज की अगली किस्त में हम जानेंगे कि कैसे पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर, जिनको जननायक कहा जाता है और जिनकी सादगी की मिसाल दी जाती है, उन्हें भी इसी जाति चक्रव्यूह का शिकार होना पड़ा।